वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का शीर्षक है ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तात्मक पाठ है और इसमें लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। तिब्बत जो है वह भारत के उत्तर में स्थित है। भारत और चीन के सीमा पे यह लगता है। अब इस पाठ के पहले परिच्छेदों से हमने क्या जाना था कि वहाँ के वातावरण के बारे में पढ़ा था हमने कि वहाँ पर भारत के लोगों को आसानी से वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए लेखक खुद किस प्रकार से वहाँ पर गए थे, एक भीख मंगा का नकली वेश धारण करके वहाँ पर गए थे। और फिर उसके बाद वहाँ पर लेखक ने हमें बताया कि किस प्रकार से वहाँ का सामाजिक जीवन है, उसके बारे में। उस समय का जो तिब्बत समाज था वह बहुत ही खुला था। हमने देखा था कि जिस प्रकार से भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भव, तो वही संस्कृति हमें वही विशेषता हमें तिब्बत में भी दिखाई देती कि वहां पर भी अतिथियों का सम्मान किया जाता था तथा जाति पाति छुआछूत उच्च नीच जैसी बातें वो समय नहीं मानी जाती थी। महिलाओं की स्थिति वहां पर बहुत अच्छी थी, उनको पर्दा प्रथा नहीं थी, स्वतंत्र विचारों वाली थी। वहां पर अतिथ्य सत्कार वह कति सारे लोगों को जो भी मेहमान के रूप में आते थे। समाज की उनकी स्थिति किसकी, औरतों की बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। उन्हें पुरुषों के वैचारिक दास्तां नहीं स्वीकारनी पड़ती थी। तो इस प्रकार स्त्रियों का सम्मान 1930-29 के समय की जाती थी। इसका हमें बहुत विशेष जानकारी इस पाठ के द्वारा हमें मिलेगी। इस प्रकार हमें तिब्बती समाज के बारे में और उनकी विशेषता के बारे में लेखक ने पहले परिच्छेदों में बताया। आगे भी तिब्बत के बारे में लेखक हमें जानकारी देने वाले हैं, तो पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा उसे हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके पहले परिच्छेदों में हमने पढ़ा था कि जो लोग वहां पर जाते थे, भिखमंगों को वहां पर लोग डरते थे। क्यों? क्योंकि चोरी करने का डर लगा रहता था। लेकिन जितने भी मेहमान वहां पर जाते थे वह वहां के औरतें उनको चाय बना कर देती थी, और नहीं तो लोग खुद किचन में जाकर अपने हिसाब से चाय बनाकर पी सकते थे। और वहाँ की जो चाय थी वह अलग प्रकार की थी, मक्खन वाली चाय थी। अब वहाँ पर मक्खन वाली चाय क्यों थी, इसके बारे में बताया था कि वहाँ का जो वातावरण था वह वातावरण कैसा था, ठंडक था, सर्दी का मौसम रहता था, इसलिए उस विशेष प्रकार की चाय वहाँ पर पी जाती थी। आगे लेखक कहते कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। अब देखिए, परित्यक्त का अर्थ क्या होता है कि त्यागा हुआ, कि वहां पर ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे, वहां पर ज्यादा राहदारी नहीं थी। तो ऐसे चीनी किले से जब लेखक जा रहे थे तो एक आदमी ने क्या किया, राहदारी मांगने आया। राहदारी का अर्थ क्या होता है कि देखो, जिस रास्ते से जाते हैं हम वहां पर कुछ हमें पैसे देने पड़ते हैं टैक्स के रूप में। तो जैसे देखो, हम भी अब जाते हैं कि अगर हम वाहन से जाते हैं तो हमें टोल देने पड़ते हैं, टोल नाके होते ना, तो वहां पर हम आगे यहाँ से आगे का जो यात्रा करना होता है उसके लिए हम कुछ सरकार को पैसे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक आदमी राहदारी मांगने आया था। लेखक आगे कहते कि हमने वह दोनों चीटें उसे दी। अब दोनों चीटें मतलब क्या हो सकते हैं कि जब लेखक वहां पर आए हैं तिब्बत में तो उनके पास किसी भी प्रकार की टिकट विकट होंगी ना। हम भी किसी स्थान पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, बस से करते हैं, किसी या ट्रेन से करते हैं या एरोप्लेन से करते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रूफ होता है ना कि हमने इस स्थान पर आने के लिए हमने आए हैं ऐसे यात्रा करके। तो उनके पास भी 2 प्रकार की चिटें थी, अर्थात 2 प्रकार की टिकट होंगी। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तो इस प्रकार
उन्होंने अपने 2 प्रकार की टिकट दिखाकर जो राहदारी मांगने के लिए आए थे उन आदमियों को दिखाए, और फिर आगे, क्योंकि आगे उनको एक पुल पुल को पार कर जाना था। जैसे कि हमें भी अगर किसी अन्य स्थान पर जाना होता है ट्रैवलिंग करते समय, तो विशेष स्थान पर टोल नाका होते हैं, और आगे के यात्रा करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के पैसे सरकार को देने पड़ते। तो उसी प्रकार वहां का भी शायद नियम होगा, तो लेखक ने वह चीटें उनको दिखाकर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। आगे लेके कहते कि शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले की आखिरी गांव में पहुंच गए। तो इस प्रकार वह थोंडला के पहले के आखिरी गांव में लेखक चले गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहने के और ठहरने के लिए भी अच्छे जगह मिलते थे। अब देखो, सुमति एक भिक्षुक थे जिनको लेखक सुमति नाम से पुकारा करते थे। उनका नाम कुछ अलग ही था, लोंधल शेख था, लेकिन जिसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ। अब इतना थोड़ा कठिन नाम लग रहा था शायद, इसीलिए लेखक ने उनका नाम सुमति इस नाम से ही उनको पुकारते थे। आगे उन्होंने जो तिब्बत यात्रा की है उसमें हर स्थान पर उनका सुमति इसी नाम से ही परिचय करवाया है। तो यह उनके एक मंगल भिक्षुक थे जो लेखक के दोस्त थे। तो जहां पर वो जा रहे थे, थोंगला के गांव, आखिरी गांव में जा रहे थे, तो वहां पर उनके दोस्त सुमति के जान पहचान वाले बहुत सारे लोग थे, और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। तो इस प्रकार देखो, जो थोंगला में जब लेखक गए तो वहां पर सर्वसामान्य लोगों को जब आप जाते हैं, अच्छे भेष में जब लोग जाते हैं तो उनको लोग आशंका दृष्टि से देखते हैं, लेकिन लेखक भीख मंगे वेश में होने के बावजूद भी, और सुमति जो उनका मित्र था, और सुमति को वहां के लोग, बहुत सारे लोग जानते पहचानते थे, इस 2 कारण से लेखक को वहां पर रुकने के लिए एक अच्छी जगह आसानी से मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि अब जब तिब्बत यात्रा में जब वो पहली बार गए थे 1929 और 30 के बीच में, तब वो भीख मंगे के वेश में गए थे, लेकिन भीख मंगे के वेश में होने के बावजूद भी उनको एक ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दूसरी बार उसी स्थान की यात्रा की थी, 5 साल के बाद उन्होंने वह यात्रा की थी, और उस समय वह जब गए थे तब वो भीख मंगे के वेश में नहीं गए थे, बल्कि एक भद्र यात्री के रूप में गए थे, सर्वसामान्य यात्री के, एक सभ्य यात्री। भद्र अर्थात सभ्य लोगों के वेश में, यात्री के वेश में गए थे, और वो भी घोड़ों पर सवार होकर गए थे। लेकिन लेखक क्या करे कि उस समय लेखक को हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, लोगों ने वहां पर उनको रहने के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं मिला, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। अब देखिए लेखक क्या करे कि उसी स्थान पर 5 साल के बाद वह जब एक अच्छे यात्री के रूप में आए थे तो उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिला था, तो वो कहाँ पर रहते, उसी गांव में एक सबसे गरीब झोपड़े में लेखक ठहरे हुए थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त क्षण पीकर बहुत कम होश आवाज को दुरुस्त रखते हैं। अब देखिए वहाँ, यहाँ पर लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि उसकी वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। अब वहां पर जाना कोई आसान चीज नहीं था, अब लोग वहां पर विश्वास भी नहीं रखते थे ना लोगों पर, पता नहीं वहां पर आकर जो यात्रा करने के लिए जो यात्री आते हैं वह किस अन्य कोई गलती न कर बैठे, चोरी न कर बैठे, और वहां के लोग तुरंत जो अन्य देश से लोग आते थे उन पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए लोग वहां पर जो यात्री के रूप में आते थे उनको रहने के लिए स्थान आसानी से देने के लिए तैयार नहीं रहते थे। और दूसरा कारण क्या बताया कि खासकर शाम के वक्त क्षण पीकर बहुत से कम होश हवास में दुरुस्त रहते थे। क्षण, अब देखिए शराब कैसी नशीली चीज होती है ना, तो उसी प्रकार के क्षण भी एक शराब जैसी नशीली चीज होती है, तो वह पीकर लोग मतलब होश हवास में नहीं रहते, इसलिए वहां पर लेखक को आसानी से रहने के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं मिला था, अच्छा घर नहीं मिला था।
अब आगे लेखक वर्णन करें कि अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि जब वह सबसे ऊपर का जो स्थान था, खतरे की जगह थी डांडा थोंगला, वहां पर लेखक को जाना था। अब उसका वर्णन लेखक आगे करे कि वह कैसा था। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। अब ये थोंगला जो था वह कैसा था, 16-17 हजार फीट ऊपर ऊंचाई पर होने के कारण वह उसके दोनों तरफ किसी भी प्रकार का गांव गिराव या लोगों का वास्तव्य नहीं दिखाई दे रहा था। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। अब देखिए यहाँ पर जो लेखक वर्णन कर रहा है थोंगला का, अब वह वहां पर वह ऊंचाई पर होने के कारण लगभग कितनी 16 और 17 कम से कम हजार फीट ऊंचाई होने के कारण वहां पर कोई गांव नहीं था, लोग नहीं रहते थे। और इसी कारण लेखक कहते कि वहां पर ज्यादा करके डाकुओं के लिए रहने का, उनका छुपने का वह बहुत ही सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी। आगे लेखक कह रहे कि तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब देखिए लेखक ऐसा क्यों कर रहा है कि गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। अब हमने थोंगला के बारे में पढ़े थे कि किस प्रकार से वो निर्जन स्थान था, 16-17 हजार फीट ऊपर का स्थान था। वहां पर गांव नहीं थे, लोग नहीं थे, रहते थे, लेकिन डाकुओं का वहां पर वर्चस्व था। वहां पर डाकू लोग ज्यादा डकैत करने के लिए छिपते थे। तो लेखक कहते कि गांव में अगर खून हो जाता है तो कैसे गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, खून करते हुए वो देख सकते हैं, और फिर जिसने खून किया है जो लोग देखते हैं वो गवाह बनकर साक्ष्य देकर उस खूनी को सजा भी दे सकते हैं। क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे गांव में तो हम देखते हैं किसी को ऐसे खून खराबे से डर नहीं लगता, चोरी करने का डर नहीं होता। लेकिन वह जो थोंगला जो स्थान था वह कैसा था, बहुत निर्जन स्थान था। इसलिए वहां पर देखो लेखक कह रहे कि इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो नहीं मिल सकती। अब देखो ऐसे निर्जन स्थानों पर आदमियों का खून करने के लिए भी लोग क्यों परवाह नहीं करते थे, क्या खुलेआम आदमियों के खून कर देते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वहां की जो सरकार था, वहां सरकार ने खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं किया था। अब देखिए बहुत ही ऊंचा वाला स्थान था और उस स्थान पर अगर सुविधाएं देने हैं, पुलिस को वहां पर तैनात करना है, या खुफिया विभाग जासूस जो होते हैं ना, जासूस विभाग अगर वहां पर तैनात करने हैं तो उस समय सरकार को खर्चा भी तो उतना उठाना पड़ता होगा। और इसी खर्चे के वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से सरकार ने वहां पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था। अब देखिए इसी निर्जन स्थान गांव में तो हमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो किसी का खून भी हो जाता है तो हमें गवाह मिल जाता है, लेकिन ऐसे निर्जन स्थान पर कोई वहां पर मनुष्य दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे स्थान पर अगर किसी व्यक्ति का खून हो जाता है तो कहाँ वहां पर गवाह मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। और ऐसे स्थान में अगर पुलिस वाले तैनात कर दिए जाए तो डकैत डाकू लोग क्या कर सकते हैं, या अन्य कोई लोग किसी कारणवश अगर उनको ही मार देंगे तो उनका वहां पर गवाह भी तो नहीं मिल सकता था। इस वजह से लेखक कह रहे हैं कि वहां पर खुलेआम आदमियों को मारा जाता था क्योंकि बहुत ही निर्जन स्थान था। आगे भी अन्य कारण लेखक बता रहे हैं। डकैत पहले आदमी को मार डालते। अब देखो जो डाकू रहते थे वह क्या करते थे, डकैत मतलब जो लोग आते थे उनके पास जितनी भी सामान रहते थे उनको वह ले लेते थे, लेकिन वह पहले क्या करते थे, सामान लेने से पहले वह आदमी को मार डालते थे और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। फिर मतलब देखो अगर हम डाकू लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले लोगों से क्या करते हैं, उसके पास जितने भी पैसा होगा, जेवर गहने वगैरह वो सब जितने होंगे वो पहले निकाल लेते हैं, फिर सोचते हैं उसको मारना या नहीं। लेकिन वहां पर क्या होता था, डकैत जो आदमी उनको मिलता था उनको पहले मार डालते थे, फिर बाद में देखते
देखते थे कि उनके पास कुछ उनको पैसा या अन्य चीजें मिलती या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, अब देखे उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था कि वहां पर हथियार का कानून नहीं था, और हथियार का कानून न होने के कारण जैसे कि हम देखते कि लाठी वो सब हम आसानी से अपने पास रखते हैं, लेकिन जो दूसरे हथियार होते हैं उसके लिए हमें रखने की परमिशन नहीं होती, हमारी सरकार परमिशन नहीं देती। लेकिन वहां पर लाठी की तरह लोग क्या करते थे, पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि उस प्रकार उस समय किसी भी प्रकार की कानून की पाबंदी लोगों पर नहीं थी, इसलिए वह जिस प्रकार आज हम खुले आम लाठियां लेकर घूमते फिरते रहते तो उस पर हमें पाबंदी नहीं होती। लेकिन अगर हम इस प्रकार की पिस्तौल बंदूक रखने का हमें परमिशन नहीं होता है, उसके लिए हमें एक विशेष प्रकार की गवर्नमेंट की, सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, और सर्वसामान्य लोग तो इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर देखो कानून का किसी भी प्रकार का हथियार रखने का कानून न होने के कारण लोग खुलेआम पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे, जैसे कि लाठियां लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। अब डाकू भी तो सामने वाले व्यक्ति को मार देता है, क्यों? क्योंकि अगर डाकू उसका हत्या नहीं करेगा तो सामने वाला व्यक्ति के पास जो खुलेआम पिस्तौल बंदूक रखता है वह डाकू को मार सकता था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए डाकू हमेशा उन लोगों को मार देते थे। गाँव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भीख मंगे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीप निकाल लेते। अब देखिए लेखक कहते हैं कि लेखक को किसी भी प्रकार की उनके हत्या होने का डर नहीं था, क्योंकि वह भीख मंगे के वेश में थे, और जो डाकुआ लोग थे उनको पता था कि अगर भीख मंगे है, उनके पास खुद भीख मांग रहे तो उनके पास हमें उनसे लेने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनको उनके हत्या होने का डर नहीं लगा रहता था। और लोग भी अगर डाकू या अन्य लोग वहां पर उनको आशंका दृष्टि से देखते तो वो क्या करते थे, वैसी सूरत बना देते, टोपी उतार देते, जीप निकाल देते थे और कुछ एक पैसा अर्थात दया गया एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगोर जाने तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चलेंगे। तो इस प्रकार देखो लेखक के पास बहुत सामान था, वो पीठ पर लेकर उनको जाना था, और आगे का पड़ाव जो 16-17 मील से ज्यादा था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त सुमति से कहा कि 2 घोड़े हम भाड़े से ले लेते हैं। इस प्रकार इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। राहदारी, यात्रा या रास्ते का कर, भद्र, सभ्य या भला, मनोवृत्ति, सोच, दुरुस्त, ठीक, क्षण, शराब जैसा नशा करने वाला पेय, विकट, कठिन, निर्जन, सुनसान, एकांत, डांडा, ऊंची जमीन या पर्वतीय श्रेणी, पड़ाव, ठहरने का स्थान। तो बच्चों इस प्रकार हम तिब्बत के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। आगे भी हम उस स्थान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।